नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ चैनल में, जहां हम सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते बल्कि उन चीजों की भी खोज करते हैं जो आपके दिमाग, जीवन और चेतना को गहराई से छूती हैं। आज का विषय थोड़ा अलग, थोड़ा खामोश लेकिन असरदार है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एकदम शांति में बैठना आपके अंदर कुछ बदल देता है? क्या साइलेंस सिर्फ एक साउंड का ना होना है, या फिर यह एक मेंटल फ्रीक्वेंसी है जहां इंसान खुद से जुड़ता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंस यानी खामोशी की ताकत पर, एक ऐसा विषय जिसे ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना जिंदगी की दौड़ में सोचा जाता है। लेकिन यही खामोशी है जो दिमाग को रीसेट कर सकती है, सोच बदल सकती है और आपकी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरे और रहस्यमय सफर को, खामोशी की ताकत को समझने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ रुक जाता है, मोबाइल की घंटी, टीवी का शोर, बाहर का ट्रैफिक, और एक पल के लिए सिर्फ खामोशी बचती है, तो कुछ अंदर गूंजता है। वो आवाज जो बाहर नहीं होती पर भीतर बोल रही होती है। खामोशी को हम अक्सर सिर्फ नॉइज ना होना मानते हैं, लेकिन असल में ये एक अवस्था है, एक स्पेस है जिसमें इंसान खुद से मिलता है। विज्ञान कहता है कि जब हम शोर में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क लगातार प्रतिक्रिया करता है, कोर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और सोचने की शक्ति कम होती जाती है। लेकिन जैसे ही हम शांत वातावरण में आते हैं, दिमाग एक नए स्तर पर काम करने लगता है। साइलेंस हमारे ब्रेन को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में ले जाती है, जहां आत्मनिरीक्षण, कल्पना और याददाश्त की गहराई शुरू होती है। ये नेटवर्क वही है जो लेखक, कलाकार और ध्यान करने वाले साधु एक्टिवेट करते हैं। खामोशी एक दवाखाना है, लेकिन बिना दवाइयों के। हम जब 2 से 3 मिनट की गहरी चुप्पी में बैठते हैं तो हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस हिस्से में नए न्यूरॉन बनते हैं, इसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। यानी सिर्फ खामोश बैठकर हम अपने दिमाग को फिजिकली बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को भी डीप स्पेस मिशन से पहले एक साउंड प्रूफ रूम में बैठाया जाता है, ताकि वो अपने मेंटल बेसलाइन को समझ सकें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बेसलाइन कोई मशीन या स्पीकर नहीं देता, वो खामोशी देती है। भारत की प्राचीन परंपरा में मौन व्रत एक आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि माइंड को भी चुप करना। जब सेंसेस रुकते हैं तब चेतना बोलती है। लेकिन आज का समाज साइलेंस से डरता है। घर में टीवी चलता रहे, बाहर ट्रैफिक का शोर रहे और मोबाइल हर 2 मिनट में बीप करता रहे, यह सब हमें बिजी दिखाता है, लेकिन अंदर से हॉलो करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने रोज 10 मिनट सिर्फ शांत बैठने का अभ्यास किया, उनका स्ट्रेस लेवल 40% तक कम हुआ और उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी 25% बढ़ी। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बैठने से ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यही तो साइलेंस की ताकत है। ये कुछ नहीं करती पर सब बदल देती है। ये बाहर की दुनिया को म्यूट करके अंदर की दुनिया को एम्प्लीफाई करती है। जब आप खामोशी में होते हैं तब आप महसूस करते हैं कि आपकी कई परेशानियां सिर्फ शोर में बनी हुई थीं। साइलेंस आपको सच से मिलाती है, आपसे, आपकी सोच से और उस रियलिटी से जिसे आपने इग्नोर किया था। यही कारण है कि पुराने ऋषिमुनि जंगलों में जाते थे, गुफाओं में ध्यान करते थे, क्योंकि वहां केवल साइलेंस थी। और उस साइलेंस में उन्हें यूनिवर्स की धड़कन सुनाई देती थी। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जब हम सेंसरी इनपुट्स को कम करते हैं तो ब्रेन एक तरह की रिकैलिब्रेशन करता है, खुद को रीसेट करता है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से वो स्मूथ चलने लगता है। खामोशी भी दिमाग का रीस्टार्ट बटन है। लेकिन खामोशी को समझने के लिए सुनना नहीं, महसूस करना जरूरी है। और महसूस वही कर सकता है जो कुछ देर के लिए खुद को रोक सके। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति से मिलने के लिए जो बिना आवाज के बोलती है? हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें बड़ी बड़ी दूरबीनें चाहिए, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं चाहिए या फिर गगनचुंबी रॉकेट्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतें हमारे भीतर ही गूंजती हैं, सिर्फ तब जब हम चुप होते हैं? खामोशी कोई साधारण अनुभव नहीं है, ये एक विज्ञान है। साउंड वेव्स को अब्जॉर्ब करना, दिमाग की ब्रेन फ्रिक्वेंसी को अल्फा और थीटा वेव्स में शिफ्ट करना और विचारों के कोलाहल को शांत करना, ये सब साइलेंस की प्रक्रिया में होता है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2 घंटे की खामोशी हमारे दिमाग में उतने न्यूरॉन ग्रोथ को प्रेरित कर सकती है जितना एक इंटेंस मेडिटेशन सेशन करता है। इसका कारण यह है कि जब हमारा ऑडिटोरी कोर्टेक्स यानी सुनने वाला हिस्सा इनएक्टिवेट होता है, तब बाकी ब्रेन हिस्सा हाइपरएक्टिव होकर यादों को प्रोसेस करता है। यही वजह है कि खामोशी में अचानक कोई भूली बिसरी याद आ जाती है या कोई क्रिएटिव आइडिया चमक उठता है। कई महान खोजें, जैसे आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का इंसाइट भी डीप साइलेंस में ही आया था। सिर्फ बाहरी शोर से दूर नहीं, बल्कि अंदर के विचारों की भीड़ से दूर जाना ही असली खामोशी है। ध्यान की उच्चतम अवस्था, जिसे समाधि कहते हैं, वह तभी संभव है जब विचारों की आवाज भी खत्म हो जाए। जब आप शांत होते हैं तो आपकी पिनील ग्लैंड सक्रिय होती है, जो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये केमिकल्स न केवल मूड सुधारते हैं, बल्कि ब्रेन को डीपली रिलैक्स करते हैं। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में यह एक जादू से कम नहीं। खामोशी को नेगेटिव स्पेस नहीं बल्कि क्रिएटिव स्पेस समझा जाना चाहिए। मशहूर कलाकारों का मानना है कि उनके सबसे सुंदर चित्र वो होते हैं जिनमें खाली जगहें होती हैं, क्योंकि वहीं व्यूअर अपनी कल्पना भरता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तो आत्मा अपने उत्तर स्वयं देने लगती है। खामोशी कोई पैसिव अनुभव नहीं है, ये एक्टिव रिसेप्शन है, जैसे एंटेना सिग्नल्स पकड़ता है। और ब्रह्मांड के सबसे सटल सिग्नल्स खामोशी में ही मिलते हैं। जब आप 5 मिनट भी बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना सोच के बस सांस पर ध्यान देते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। दिल की धड़कनें, खून का बहाव, थॉट्स की लहरें। और इन्हीं के पीछे एक ऑब्जर्वर होता है। खामोशी आपको उस ऑब्जर्वर से जोड़ती है जो जजमेंट नहीं करता, जो सिर्फ देखता है, महसूस करता है। वैज्ञानिक रूप से इसे मेटा अवेयरनेस कहा जाता है, वो चेतना जो सोच को भी देखती है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और ध्यान एक साथ आ जाते हैं। यही वो जगह है जहां साइलेंस सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि परम सत्य बन जाती है। और जब ये साइलेंस स्थिर हो जाती है, तब भीतर का ब्रह्मांड जागता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप अकेले नहीं होते, भले ही कोई आसपास न हो? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, आपको महसूस कर रही हो। विज्ञान में इसे सिरे से नकारा नहीं जाता। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत कहता है कि 2 कण चाहे ब्रह्मांड के 2 सिरों पर हों, वो एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, यानी एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी तुरंत बदलाव आता है। यह एक भौतिक सिद्धांत है, लेकिन इसका संकेत एक आध्यात्मिक सत्य की ओर भी है कि हम सभी ऊर्जा के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी चेतना यानी कॉन्शसनेस केवल थॉट्स का खेल नहीं है, यह एक ऊर्जा स्तर पर यूनिवर्सल फील्ड से जुड़ी हुई है।
जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी स्लो होकर थीटा या डेल्टा वेव्स में आ जाती है। इसी समय शरीर शांत होता है, लेकिन चेतना जागती है और यहीं से वह संवाद शुरू होता है जो किसी बाहरी भाषा से परे है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस बात को मान्यता दी है कि ध्यान की अवस्था में ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएक्टिवेट हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन वाला हिस्सा अधिक एक्टिव हो जाता है। यह वह अवस्था होती है जब हमें न केवल क्लैरिटी मिलती है बल्कि कई बार ब्रह्मांडीय इंसाइट भी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं ने ध्यान और मंत्रों को ईश्वरीय संदेश सुनने का माध्यम माना। तिब्बती भिक्षु, भारतीय योगी और यहाँ तक कि मध्य पूर्व के सूफी दरवेश सभी ध्यान की अवस्था में ऐसी अनुभूति की बात करते हैं जिसमें उन्हें लगा कि कोई डिवाइन एनर्जी उनके भीतर उतर रही है। इसे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी देखना होगा। हमारे ब्रेन और हार्ट दोनों एम फील्ड्स जनरेट करते हैं। जब हम शांत होते हैं, खासकर गहरी ब्रीदिंग के साथ, तो हमारा हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट मोड में आ जाते हैं, यानी दोनों का कंपन एक समान हो जाता है। इस स्थिति में हमारी चेतना एक सिंक्रोनाइज्ड फ्रीक्वेंसी पकड़ती है और वैज्ञानिक कहते हैं कि यही वह समय होता है जब हम फ्लो स्टेट में जाते हैं। बहुत से कलाकार, वैज्ञानिक और योगी इसी अवस्था में अपने सबसे गहरे अनुभवों से गुजरे हैं। लियोनार्डो डा विंसी, निकोला टेस्ला और रामन महर्षि जैसे नाम इसी रहस्य को छूने वाले लोग थे। चेतना की यह अवस्था हमें हमारे अस्तित्व की परतों से जोड़ती है, शरीर, मन, आत्मा और उससे भी ऊपर यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से। यही वह अनुभव होता है जब इंसान कहता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। और यह ऊर्जा जब ब्रह्मांडीय तरंगों से टकराती है तो चेतना उस संगीत को सुनने लगती है जो सदा से बज रहा है, लेकिन केवल खामोशी में ही सुना जा सकता है। यह वो अनुभव है जो शब्दों से नहीं बल्कि कंपन, वाइब्रेशन से व्यक्त होता है। यह वो अनुभव है जो एक छोटी सी सांस में, एक पल की नजर में या एक अश्रु की धारा में छुपा हो सकता है। और यही चेतना का संवाद है ब्रह्मांड से, प्रकृति से और अंततः स्वयं से। जब हम चेतना की बात करते हैं तो अक्सर इसे केवल एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म दोनों यह मानते हैं कि चेतना एक बहुआयामी शक्ति है जो केवल सोचने, समझने या याद रखने तक सीमित नहीं है। हमारे शरीर के हर अणु, हर कोशिका में एक प्रकार की चेतना है, एक सटल अवेयरनेस जो हमें बाहरी और आंतरिक दुनिया से जोड़ती है। आधुनिक विज्ञान इसे बायोफील्ड एनर्जी या सेल्यूलर इंटेलिजेंस के रूप में देखता है, जबकि भारतीय दर्शन इसे प्राण कहते हैं, जीवन की वह ऊर्जा जो सब कुछ संचालित करती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब आप ध्यान करते हैं या शांत बैठते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि समय धीमा हो जाता है, शरीर हल्का लगने लगता है और कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता है जैसे आप अपने शरीर से ऊपर उठ गए हों। इसे विज्ञान में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है और अध्यात्म में इसे सूक्ष्म शरीर की यात्रा। यह अनुभव दर्शाता है कि हमारी चेतना शरीर तक सीमित नहीं है, वह स्वतंत्र है, विस्तृत है और कहीं अधिक गहरी है जितना हम सोचते हैं। अब सवाल उठता है, यह चेतना किससे जुड़ती है? उत्तर है ऊर्जा से। ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, कंपन करती है। यह कंपन यानी वाइब्रेशन एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर होता है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं और हमारी सोच सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, जब कोई प्रेम या करुणा में होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है।
जब हम ध्यान, प्रार्थना या मंत्रों के माध्यम से इन उच्च आवृत्तियों से जुड़ते हैं तो हमारी चेतना उस यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड से जुड़ने लगती है जिसे कई परंपराएं परमात्मा, ब्रह्मा, सोर्स एनर्जी या गॉड कहती हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध से पता चलता है कि मानव दिल न केवल भावनाओं का केंद्र है बल्कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हाउस भी है जिसकी फील्ड दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब व्यक्ति दिल से सोचता है यानी कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस जैसी भावनाओं में होता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ रेजोनेंस में आ जाता है। यही रेजोनेंस या सामंजस्य वह कड़ी है जो चेतना को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ती है। प्राचीन वेदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा सूक्ष्म में है वैसा ही विशाल में है। इसका अर्थ है कि हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना की एक झलक है। और जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम उसी यूनिवर्सल अवेयरनेस से जुड़ते हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। आधुनिक समय में जब हम तकनीक, डिस्ट्रैक्शंस और बाहरी शोर से घिरे होते हैं तब चेतना का यह संवाद लगभग खो जाता है। लेकिन जब हम चुप होते हैं, जब हम भीतर की ओर जाते हैं तब यह संवाद दोबारा शुरू होता है। यह संवाद कोई भाषा नहीं बोलता, लेकिन यह हर भावना में उपस्थित होता है। यह किसी रूप में नहीं बंधता, लेकिन यह हर अनुभव में बहता है। और जब इंसान इसे पहचानने लगता है तब उसकी चेतना व्यक्तिगत से ब्रह्मांडीय रूप में विस्तार लेने लगती है। यह वह क्षण होता है जब इंसान पहली बार खुद से बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर ब्रह्मांड को देखने लगता है। जब हम चेतना की बात करते हैं तो एक और रहस्यमयी पहलू सामने आता है, समय। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या वास्तव में एक रेखीय धारणा है? क्या बीता हुआ समय हमेशा पीछे रहता है और आने वाला समय हमेशा आगे? या फिर समय कुछ ऐसा है जिसे हमारी चेतना ने गढ़ा है, एक सीमितता जिसे हम समझ पाने के लिए महसूस करते हैं? प्राचीन भारतीय दर्शन में समय को 3 भागों में नहीं बांटा गया, भूत, वर्तमान और भविष्य, बल्कि उसे काल के रूप में देखा गया जो निरंतर बह रहा है और जिसका कोई स्थिर स्वरूप नहीं है। उपनिषदों में काल को ब्रह्मा का चक्र कहा गया है, एक ऐसा चक्र जो बार बार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के माध्यम से चलता रहता है। वहीं आधुनिक भौतिकी, खासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यह कहती है कि समय केवल एक इल्यूजन है, एक परसेप्चुअल अनुभव जो गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बदलता रहता है। इसका मतलब हुआ कि समय वह नहीं है जो घड़ी में चलता है, बल्कि वह एक द्रव की तरह है, बहता हुआ, मुड़ता हुआ और शायद एक बंद लूप की तरह लौटता हुआ। अब सवाल उठता है, हमारी चेतना इस समय के बहाव में कहाँ खड़ी है? क्या हम केवल वर्तमान में रहते हैं या हमारी चेतना समय की रेखा पर कहीं भी जा सकती है? डेजा वीयू, प्रिकॉग्निटिव ड्रीम्स या फिर कभी-कभी किसी घटना का पहले से महसूस हो जाना, ये सभी अनुभव संकेत करते हैं कि चेतना समय की सीमाओं से परे जा सकती है। मान लीजिए कि आपकी चेतना समय के बाहर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आप समय को एक लिनियर तरीके से नहीं, बल्कि एक पूर्ण तस्वीर के रूप में अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप किसी पहाड़ी से पूरी नदी का बहाव देख सकते हैं, शुरू से अंत तक, वैसे ही चेतना समय को एक होल के रूप में देख सकती है। यह अनुभव उन लोगों को होता है जो गहरे ध्यान में जाते हैं या जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया है। समाधि या ट्रांसेंडेंटल स्टेट्स में समय का बोध समाप्त हो जाता है। वहां कोई अब या तब नहीं होता। सब कुछ एक साथ होता है, जैसे चेतना एक ऐसे कैनवस पर पहुंच जाती है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही फ्रेम में हैं। यही वह अवस्था है जहां हमें अंतर्बोध होता है कि हम केवल एक शरीर नहीं,
बल्कि एक अविनाशी चेतना है जो काल की सीमाओं से परे है। कुछ वैज्ञानिक जैसे डी.आर. मिचियो काकू और डॉक्टर दीपक चोपड़ा मानते हैं कि चेतना क्वांटम स्तर पर काम करती है, जहां समय नॉनलिनियर होता है। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि एक कण एक साथ कई जगहों पर हो सकता है और यह विचार समय की अवधारणा को ही चुनौती देता है। जब चेतना उस स्तर तक पहुंचती है तो वह बीते और आने वाले समय को एक साथ अनुभव कर सकती है। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस क्षमता को जागृत कर सकते हैं? क्या हम अपने मन और चेतना को इस स्तर तक प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हम लिनियर समय से बाहर सोच पाएं? उत्तर है हाँ। ध्यान, मौन, गहरी प्राणायाम और जागरूकता के अभ्यास से हम उस चेतना को छू सकते हैं जो समय से परे है। और जब यह चेतना जागृत होती है तब जीवन की सारी सीमाएं, समय, मृत्यु, भय सब धुंधली होने लगती हैं। जब हम चेतना की गहराइयों में उतरते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे भीतर गूंजता है, क्या हमारी चेतना इस विशाल ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है? क्या हम केवल एक व्यक्तिगत अस्तित्व हैं या फिर इस अनंत ब्रह्मांड की एक लहर, एक कंपन, एक सजीव अंश? भारतीय दर्शन में आत्मा और ब्रह्मा की अवधारणा को अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी के रूप में देखा गया है। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यह वाक्य न केवल आत्मा की दिव्यता को दर्शाता है बल्कि यह बताता है कि चेतना और ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। आप और ब्रह्मांड दो नहीं हैं। आप वही हैं जो यह पूरा अस्तित्व है। जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो बाहरी संसार धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। हम शरीर को महसूस करना बंद कर देते हैं, विचार शांत होने लगते हैं और अंततः केवल मैं हूं की भावना शेष रह जाती है, एक प्योर कॉन्शियसनेस जिसमें न कोई नाम है, न पहचान, न भाषा, न समय। यही अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मा का मिलन होता है। इसी अवस्था में कई साधकों ने अनुभव किया है कि वे ब्रह्मांड का एक एक अंश महसूस कर सकते हैं, जैसे हर तारे की रोशनी, हर ग्रह का गुरुत्व और हर ध्वनि की गूंज उनके भीतर हो रही हो। विज्ञान भी अब इस विचार की पुष्टि करने लगा है। क्वांटम एंटैंगलमेंट की थ्योरी यह कहती है कि दो कण जो एक बार जुड़े होते हैं, वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हों, फिर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या यह सिद्धांत चेतना पर भी लागू होता है? अगर हमारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है तो क्या हम इस ब्रह्मांड से बिना शब्दों के संवाद कर सकते हैं? कई वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है कि जब लोग गहरी ध्यानावस्था में होते हैं तो उनके मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, सामान्य से अलग हो जाती हैं। गैमा वेव्स जैसी उच्च आवृत्ति की तरंगें दर्शाती हैं कि व्यक्ति उच्च बोध, हाइटेंड अवेयरनेस की अवस्था में है। यह वह अवस्था है जहां अनुभूति होती है कि मैं केवल एक शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना हूँ। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे ध्यान करते थे। वे जानते थे कि प्रकृति ही वह माध्यम है जिससे चेतना और ब्रह्मांड का संवाद संभव होता है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, नदी की कलकल, ये सब ब्रह्मांड के संदेश हैं जिन्हें हम तभी समझ सकते हैं जब हमारी चेतना शांत, सजग और रिसेप्टिव हो। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कई साधकों ने बताया है कि ध्यान की उच्चतम अवस्था में उन्होंने एक अदृश्य ऊर्जा को देखा, सुना और महसूस किया है, जैसे ब्रह्मांड की नब्ज उनके भीतर धड़क रही हो। उस क्षण में न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की आवश्यकता। केवल मौन, गहराई और पूर्णता का अनुभव होता है। तो क्या चेतना और ब्रह्मांड एक ही हैं? उत्तर है हाँ। चेतना वह द्वार है जिससे होकर हम ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और ब्रह्मांड वह अनंत विस्तार है जहां हमारी चेतना पुनः खुद को पहचानती है।
यह मिलन न तो बाहर होता है न भीतर, यह होता है उस बिंदु पर जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। जब चेतना और ब्रह्मांड के एकत्व को समझने का द्वार खुलता है तो अगला सवाल सामने आता है, हमारी आत्मा की अपनी ऊर्जा क्या है? क्या चेतना केवल एक अनुभव है या एक शक्ति भी है जिसे जागरूक होकर प्रयोग में लाया जा सकता है? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आत्मा को चैतन्य कहा गया है, जो न केवल सचेत है बल्कि स्वयं ऊर्जा का स्रोत भी है। यह चैतन्य केवल जीवन देने वाला नहीं बल्कि रचनात्मक शक्ति से भरपूर होता है। इसे ही कई परंपराओं में प्राण या लाइफ फोर्स कहा गया है। यह ऊर्जा शरीर में चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब ये चक्र संतुलित रहते हैं तब व्यक्ति न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जागृत होता है। अब आप सोचेंगे, इस ऊर्जा को कैसे महसूस किया जा सकता है? ध्यान, प्राणायाम, मंत्रोच्चारण और मौन साधना ऐसे मार्ग हैं जिनके द्वारा हम इस ऊर्जा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गहरी ध्यानावस्था में ओम का उच्चारण करता है तो वह न केवल कंपन वाइब्रेशन महसूस करता है बल्कि यह कंपन पूरे शरीर, मस्तिष्क और चेतना में फैलता है। यह कंपन आत्मा की ऊर्जा को जगा देता है। यह ऊर्जा केवल अनुभूति की नहीं, क्रिया की भी है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जब आप बहुत शांत, संतुलित और स्पष्ट मन से किसी कार्य को करते हैं तो वह अधिक सटीक, गहरा और सार्थक होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपने उस क्षण में अपनी चेतना की ऊर्जा को केंद्रित कर लिया था। इसी को शक्ति का प्रयोग कहा जाता है। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि आत्मा की ऊर्जा इतनी सशक्त होती है कि वह न केवल अपने शरीर को प्रभावित कर सकती है बल्कि समय, स्थान और परिस्थितियों को भी। आप इसे इंटेंशन एनर्जी कह सकते हैं, वह मानसिक ऊर्जा जो विचारों के माध्यम से वास्तविकता को आकार देती है। विज्ञान में इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट के रूप में देखा गया है, जहां मात्र देखने से भी किसी कण का व्यवहार बदल जाता है। क्या यह वही सिद्धांत नहीं है जहां चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है? आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह बताने लगा है कि ध्यान और साधना करने वालों के मस्तिष्क की संरचना दूसरों से भिन्न होती है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, जिससे निर्णय क्षमता, सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। इसका अर्थ है कि आत्मा की ऊर्जा केवल अंदर की यात्रा तक सीमित नहीं बल्कि बाहरी जीवन को भी प्रभावित करती है। कई बार लोग सवाल करते हैं कि अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है तो हमें अपनी सीमाओं का अनुभव क्यों होता है? इसका उत्तर यही है, क्योंकि हम इस ऊर्जा को जागृत नहीं करते। हम ध्यान नहीं देते, हम सवाल नहीं पूछते, हम खुद को अनुभव नहीं करते। यही वजह है कि जीवन में भ्रम, भय और संघर्ष बढ़ते हैं। लेकिन जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचान लेते हैं तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। फिर निर्णय सहज होते हैं, संबंध गहरे होते हैं और उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। आप हर परिस्थिति में एक आंतरिक स्थिरता महसूस करते हैं, जैसे जीवन की लहरें ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर आपका केंद्र अडोल है। अंत में आत्मा की ऊर्जा वह बीज है जिससे चेतना का वृक्ष पनपता है। यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी है, जो हमें हर क्षण याद दिलाती है कि हम केवल एक देह नहीं, एक सोच नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा हैं, जिसे पहचानने के लिए जीवन मिला है। जब हम ब्रह्मांड की ओर अपनी चेतना को फैलाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह केवल तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं से बना नहीं है। यह एक अनंत ऊर्जा का जाल है जो निरंतर गति में है, जो हर क्षण कंपन कर रहा है। इसी को ब्रह्मांडीय कंपन या कॉस्मिक वाइब्रेशन कहते हैं।
और इस कंपन का प्रभाव केवल ग्रहों या आकाशीय पिंडों तक सीमित नहीं है, यह हमारे अंदर भी गूंजता है। भारतीय दर्शन में इसे श्रुति कहा गया है, वह अनाहत नाद जो हमेशा ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। योग और वेदांत के अनुसार यह कंपन की ध्वनि के रूप में प्रकट होता है, जो ब्रह्मांड की आद्य ध्वनि है। जब कोई साधक ध्यान के दौरान गहराई में जाता है, तो वह इस ध्वनि को अपने भीतर सुन सकता है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक लहर होती है जो आत्मा के साथ तालमेल बनाती है। अब प्रश्न यह है कि यह ब्रह्मांडीय कंपन हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है। जब हमारी आत्मा शांत होती है, जब हमारा मन स्थिर होता है, तो हम इन सूक्ष्म तरंगों को अनुभव कर सकते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम ट्यून इन होते हैं। जैसे रेडियो का चैनल सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाए, उस समय हमारे विचार, भावनाएं और चेतना ब्रह्मांड की मूल लय से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव हमें एकता का अनुभव कराता है, एक गहरा शांति और परमानंद का भाव। विज्ञान भी अब यह स्वीकार कर रहा है कि सब कुछ ऊर्जा है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि हर वस्तु, हर कण, हर जीवित और निर्जीव तत्व में कंपन है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी चेतना भी एक ऊर्जा तरंग है जो निरंतर कंपन कर रही है। और जब यह तरंग ब्रह्मांड की मूल ध्वनि के साथ मेल खाती है, तब चमत्कार होते हैं, जैसे जीवन में स्पष्टता, प्रेरणा और समर्पण एकाएक प्रकट होते हैं। हम जब ध्यान, प्रार्थना या संगीत के माध्यम से इस कंपन को पहचानते हैं, तो हमारे अंदर की बहुत सी अव्यवस्थाएं स्वयं ही शांत हो जाती हैं। कई बार बिना किसी कारण के हम बहुत अच्छा या बहुत असहज महसूस करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि हमारी ऊर्जा ब्रह्मांडीय लहरों से मेल नहीं खा रही है। यह समझना आवश्यक है कि हम केवल इस पृथ्वी पर सीमित नहीं हैं, हम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं, जो हर स्तर पर एक दूसरे को प्रभावित करता है। बहुत से संत, ऋषि और साधक कहते हैं कि जब वे पूर्ण ध्यानावस्था में पहुंचते हैं, तब उन्हें एक दिव्य संगीत सुनाई देता है। वह संगीत शब्दों से परे होता है, परंतु उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि चेतना जाग उठती है। कुछ इसे नाद योग कहते हैं, वह मार्ग जहां संगीत ही साधना है, जहां सुर और राग चेतना के माध्यम बनते हैं। आपने देखा होगा, कुछ जगहें, कुछ लोग, कुछ ध्वनियां हमें विशेष रूप से आकर्षित करती हैं या विचलित कर देती हैं। इसका कारण यही कंपन है। हर व्यक्ति की ऊर्जा फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और जब वह किसी समान फ्रीक्वेंसी से मिलता है, तो उसे गहरा संबंध महसूस होता है। यही कारण है कि कुछ साधक हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हैं, वहां की वाइब्रेशन पृथ्वी के सबसे शांत और उच्चतम ऊर्जा केंद्रों में से एक मानी जाती है। आखिर में ब्रह्मांडीय कंपन एक निमंत्रण है, हमें अपने भीतर झांकने का, सुनने का, समझने का और उस मौन को अनुभव करने का जो हर शोर के पार है। क्योंकि वहीं पर वह सच्ची धुन छुपी है जो हमें अपने अस्तित्व की जड़ तक ले जाती है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक ही संगीत में नृत्य कर रहे होते हैं। हर इंसान के भीतर एक ऊर्जा होती है जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की पहचान होती है। यह ऊर्जा कंपन के रूप में काम करती है। ब्रह्मांड का हर कण किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है, और हमारा शरीर, हमारा डीएनए भी उसी तरंग का हिस्सा है। जब हम गहराई से ध्यान करते हैं, जब हम मौन में बैठते हैं, तो हमारी वही ऊर्जा उस ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने लगती है। ऐसा माना गया है कि प्राचीन ऋषि और साधु इसी तरंग के सहारे भविष्य देख लेते थे या किसी की ऊर्जा को महसूस कर लेते थे। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और अचानक हमें अच्छा या अजीब महसूस होता है, तो वह केवल सामाजिक प्रभाव नहीं बल्कि ऊर्जा का मेल या टकराव होता है। डीएनए में यह कंपन हमारी पीढ़ियों से चलता आया है।
जो भावनाएं, डर, प्रेम या आस्था हमारे पूर्वजों ने महसूस की, उनका प्रभाव हमारे अंदर आज भी गहराई से मौजूद है। हमारा डीएनए न केवल जैविक कोड है बल्कि एक कंपन मार्ग भी है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब किसी विशेष स्थान पर हम शांत और स्थिर महसूस करते हैं, जब किसी मंत्र को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वह बस ध्वनि नहीं होती। वह एक ऊर्जावान संकेत होता है जो हमारे अंदर के कंपन को छू जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कई प्राचीन संस्कृतियों ने मंत्रों, नाद योग और ध्वनि के माध्यम से आत्मा की गहराई को जगाया है। यह सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक अभ्यास था, ऊर्जा को उच्च तरंगों तक उठाने का। जब कोई साधक उच्च तरंग पर कंपन करता है, तो उसका डीएनए भी उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है। जैसे जैसे हम आत्मचिंतन, ध्यान और शांति की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर की ऊर्जा भी शुद्ध होती जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे विचार, निर्णय और यहाँ तक कि संबंधों को भी प्रभावित करती है। अब कल्पना कीजिए, अगर ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा स्रोत है, तो हमारा डीएनए एक रिसीवर की तरह है, जो इस ऊर्जा को पकड़ता है, समझता है और हमारी चेतना में बदल देता है। यही वजह है कि जब हम ध्यान करते हैं या प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हम अधिक कनेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि वह कंपन सीधे हमारे डीएनए को स्पर्श करता है। यह कंपन न केवल आध्यात्मिक शांति लाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी देता है। आज न्यूरोसाइंस भी यह मानने लगा है कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस का असर मस्तिष्क और कोशिकाओं पर सीधा होता है। यानी जो विज्ञान आज खोज रहा है, उसे ऋषिमुनि सदियों पहले जान चुके थे। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के हर कोशिका में एक पुस्तक छुपी है। वह पुस्तक न तो स्याही से लिखी गई है, न ही किसी पन्ने पर, बल्कि वह आपके डीएनए में अंकित है। यह किताब 300 पन्नों की नहीं, बल्कि अरबों अक्षरों वाली जीवित कथा है, जिसमें न केवल आपके माता पिता की, बल्कि उनके पूर्वजों की भी कहानियां दर्ज हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें राजा महाराजा, युद्ध, सभ्यताओं की जानकारी मिलती है। लेकिन आपके अंदर जो डीएनए है, वो उस इतिहास से भी पुराना है। वह आपको बताता है कि आप किन परिस्थितियों से गुजरे, आपके पूर्वज कौन थे, उन्होंने किन बीमारियों का सामना किया, किस संस्कृति में पले बढ़े और कैसे उनकी आदतें, भावनाएं और संघर्ष आपके भीतर आज भी जीवित हैं। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि सिर्फ आपके लार या बाल से यह पता लगाया जा सकता है कि आपकी जड़ें कहां से आई हैं। कौन से महाद्वीप से, कौन सी जनजातियों से, किस पर्यावरण से आपके पूर्वज गुजरे हैं। यह केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मखोज का द्वार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मा और विज्ञान अलग चीजें हैं। लेकिन जब आप डीएनए को समझना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आत्मा और विज्ञान एक ही वृत्त के दो छोर हैं। आपके डीएनए में वो सब कुछ दर्ज है, आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपकी ऊर्जा और यहाँ तक कि आपके जन्म के उद्देश्य के भी संकेत। डीएनए को डिकोड करना केवल शरीर को समझना नहीं है, यह अपने अस्तित्व को समझने की यात्रा है। जब आप अपने डीएनए की गहराइयों में उतरते हैं, तो आप यह भी समझते हैं कि आप किसी एक्सीडेंट का परिणाम नहीं हैं, बल्कि एक चेतन ब्रह्मांड का सजीव अंश हैं। हर बार जब आप किसी स्थान को देखकर कहते हैं, मुझे ये जगह जानी पहचानी लगती है, या किसी संगीत को सुनकर भावुक हो जाते हैं, वह आपकी आत्मा का और डीएनए का ही संकेत होता है कि कोई पुरानी स्मृति फिर से जीवंत हो रही है। इसलिए खुद को पहचानने के लिए केवल आईना देखना काफी नहीं, आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने डीएनए की भाषा को सुनना होगा। आपकी आत्मा और शरीर उसी भाषा से गूंथे हुए हैं।
और जब आप इस रहस्य को समझ जाते हैं तो जीवन की हर घटना, हर संघर्ष और हर भावना एक नई रोशनी में दिखाई देने लगती है, क्योंकि तब आप जानते हैं मैं कौन हूँ। और यह उत्तर कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर मौजूद है। तो दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि आपके डीएनए में सिर्फ आपकी शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि आपका इतिहास, आपकी संस्कृति और शायद आपकी आत्मा की झलक भी छुपी है, तो क्या आप खुद को पहले से थोड़ा और गहराई से महसूस कर पा रहे हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके मन में कुछ नया सोचने की चिंगारी जलाई हो, तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और इन्वेस्टआईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं, सच और समझ की परतें खोलते हैं।